Everyone, welcome back to my channel NCERT Adda. So here we have taken class 8 chapter that is reproduction and endocrine system. ठीक है, तो इससे पहले मैंने 3 वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया है इस चैप्टर से रिलेटेड, जस्ट लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इन आर प्रीवियस वीडियो, इससे पहले जो वीडियो बनी थी उसमें हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शंस, ठीक है, जितना आपके लेवल का है उतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड. जैसे सेक्स ऑफ अ चाइल्ड का मतलब क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है. So before this I will say कि those who haven't subscribed my channel please subscribe it and like my video and share with your friends also. Okay, so where were we? तो हम लोग थे कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि अच्छा वो जो ऑफस्प्रिंग निकल के आएगा वो फीमेल गर्ल होगी कि मेल होगा, मतलब कि बॉय होगा, मतलब मेल बेबी होगा कि फीमेल बेबी होगा. तो ये होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन. बट इट इज़ अ बैड, ठीक है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये टोटली बैन है सेक्स को डिटरमाइन करना, कि कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि वो ऑलरेडी पहले ही जान जाएं कि हाँ वो फीमेल बेबी है कि मेल बेबी है, वो जानने की कोशिश वो करते हैं बिकॉज सम ऑफ द पीपल डोंट लाइक फीमेल बेबीज़, ठीक है. सो दैट्स वाई दे वांट टू नो कि वेदर दैट ऑफस्प्रिंग इज़ फीमेल बेबी और मेल बेबी, तो वो जानने की कोशिश करते हैं. और उस तरीके से उनको ये भी होता है कि कुछ लोग तो उनको मतलब वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है, अगर फीमेल बेबी हुई, अगर उनको नहीं सही लगता. ओके, तो यहाँ पर क्या, अब हम ये इसको कैसे जानते हैं बेसिकली. तो पहली बात तो ये जानिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन अ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड का मतलब क्या हुआ. ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर बाय विच सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज़ डिटरमाइंड, ठीक है, अ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज़ डिटरमाइंड, ठीक है. तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन. तो अब क्या है कि मेल के पास कुछ क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के पास भी कुछ क्रोमोसोम होते हैं. जैसे कि जो ह्यूमन सेल है ना, दैट कंटेन्स अ न्यूक्लियस. जो ह्यूमन का सेल होता है, जो हम लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि ह्यूमन के पास मतलब जो पूरी ह्यूमन बॉडी है वो सेल से बनी हुई है, और सेल के अंदर में तो न्यूक्लियस भी होता है ना. तो फिर कंटेन्स अ न्यूक्लियस विच हैज़ 23 पेयर्स ऑफ, और इस न्यूक्लियस के अंदर में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है. क्या है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. 23 पेयर्स मेल में भी हैं और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स फीमेल में भी हैं. तो अगर हम लोग ह्यूमन गैमीट्स की बात करें तो दोनों के जो पास जो ह्यूमन गैमीट सेल्स होते हैं 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो कि सेम होते हैं. जैसे कि अभी मैंने बताया कि 23 मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर मेल में हुए, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल में हुए. तो इसमें से जो 22 पेयर होते हैं, जैसे इसमें से एक घटा दीजिए 22 होगा, ठीक है ना, और इसमें से भी एक घटा दीजिए तो 22 होगा. तो ये जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों में सेम होते हैं, मेल में भी सेम होंगे और फीमेल में भी सेम होंगे, ठीक है. इतनी बात समझ में आ रही है. बट इनमें से कोई एक पेयर होता है, लास्ट पेयर, जिसे हम लोग 23rd पेयर कहते हैं, वो डिफरेंट होता है, ठीक है. तो द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज़ डिफरेंट. जैसे कि एक पेयर जो होगा जिसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट होगा जो 23rd पेयर का होगा, ठीक है. बाकी 22 पेयर दोनों में मैच करेंगे, लेकिन एक पेयर डिफरेंट होगा जिसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं. एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स इन ह्यूमंस, कि वो लड़का होगा कि लड़की होगी, मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है, मेल बेबी होगा कि फीमेल बॉडी होगी. तो वो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से डिसाइड होता है, केवल 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से, कि लड़का होगा कि लड़की होगी. इसमें 50-50 चांसेस बनते हैं, 50-50, ठीक है. तो ये जो 1 क्रोमोसोम होता है इसे हम लोग गैमीट क्रोमोसोम, या आप कह सकते हैं गैमीट क्रोमोसोम भी आप कह सकते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, जिनकी वजह से ये पता लगता है. तो ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, ये XY होता है इनमें, और इसमें XX होता है फीमेल में. जैसे अगर हम मेल की बात करते हैं तो इनमें जो सेक्स क्रोमोसोम होगा उसे हम लोग
XY बोलते हैं, ठीक है। तो एक X क्रोमोसोम होगा और एक Y क्रोमोसोम होगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर है XY क्रोमोसोम, ठीक है। तो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम तो एकदम XX ही रहेंगे, सेम रहेंगे, दोनों में सेम रहेंगे, ठीक है, चाहे दोनों में एकदम एक जैसे रहेंगे, बट एक जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो मेल में वो एक रहता है XY और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX क्रोमोसोम्स ही होते हैं, XX क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो जो अगर हाफ ऑफ द फादर्स गैमीट स्पर्म X क्रोमोसोम एंड अदर हाफ क्रोमोसोम, अब जैसे कि मान लीजिए कि ये मान लीजिए XY ये आप मेल का हो गया, फादर का हो गया, XX मदर का हो गया। अगर ये X, ठीक है, ये क्रोमोसोम आ करके X क्रोमोसोम के साथ मीट कर जाता है तो XX बनेगा, ये XX बनेगा। इसका मतलब है कि फीमेल होगा, मतलब बेबी गर्ल होगी वो, ठीक है, फीमेल होगी। अगर XX क्रोमोसोम बन रहा है तो वो लड़की होगी, ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि फीमेल बेबी या गर्ल। लेकिन अगर यही Y क्रोमोसोम और X क्रोमोसोम आपस में मिल जाता है तो ये बनाते हैं X और Y क्रोमोसोम। तो इसका मतलब है कि जब यहाँ पर Y आ गया, X और Y आ गया, तो समझिए ये मेल बेबी मतलब बॉय, इसका मतलब है कि लड़के का बर्थ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिटरमाइन किया जाता है, क्योंकि अब ये चीज़ वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि अगर X गैमीट के साथ मैच कर गया, देखिए यहाँ से X गैमीट उठाया, ये X के साथ कर गया तो यहाँ पर बेबी गर्ल होगी। लेकिन अगर यही Y X के साथ मैच कर जाता है तो आपका मेल होगा, ठीक है। तो वही चीज़ बताइए कि अगर हाफ ऑफ द फादर्स गैमीट्स स्पर्म कैरी X क्रोमोसोम, अगर फादर का जो स्पर्म है वो X क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, ठीक है, एंड अदर हाफ कैरी Y क्रोमोसोम, और अगर दूसरा जो है वो Y क्रोमोसोम कर रहा है और मदर्स के पास X क्रोमोसोम्स ही होते हैं, ठीक है। तो जो भी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगा, जो भी क्रोमोसोम, तो अगर मान लीजिए कि अगर स्पर्म कैरी कर रहा है X क्रोमोसोम और एग के साथ फर्टिलाइज कर गया तो फिर वो बेबी गर्ल होगी। समझ में आया? इसका मतलब है अगर स्पर्म अगर X क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, ठीक है, तो एक क्रोमोसोम के ऊपर है, अगर ये क्योंकि इनके पास X और Y दोनों होता है, अगर X क्रोमोसोम कैरी कर रहा है स्पर्म तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फीमेल के पास X होते हैं तो ये X मिल जाएगा तो फिर लड़की होगी, ठीक। लेकिन अगर यही जो स्पर्म है वो Y क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, ठीक है, अगर वही जो स्पर्म है वो Y क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और फर्टिलाइज कर रहा है एग के साथ, तो वो X और Y फॉर्म करेगा एक, क्योंकि फीमेल के पास तो XX क्रोमोसोम ही होते हैं, Y तो उनके पास होता ही नहीं है, Y तो केवल मेल के पास होता है। तो फिर इससे ये होगा कि हाँ, तब यहाँ पर बेबी बॉय का बर्थ होगा, ठीक है। इतना समझ में आया? तो 50-50% चांसेस रहते हैं, ठीक है, 50-50% चांसेस रहते हैं कि बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी, कुछ भी पता नहीं रहता उस टाइम पे, ठीक है। एक लकी वन ही होता है क्रोमोसोम कि वो बॉय को करता है, ठीक है। फिर अब है कि जो सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज़ डिटरमाइंड बाय फादर, जैसे कि कुछ लोग का ये आप कह सकते हैं ना, एक मिथ है एक कि हाँ बिकॉज ऑफ द फीमेल उनको गर्ल्स ही हो रही हैं या लड़कियां ही हो रही हैं, तो दैट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ अ गर्ल या फीमेल, दैट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ अ फीमेल कि वो केवल लड़कियां ही हो रही हैं, केवल फीमेल बेबी ही जन्म ले रही है बार बार, दैट इज़ रॉन्ग फॉर ब्लेमिंग फीमेल फॉर दिस पर्पस कि हाँ लड़कियां ही हो रही हैं, दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज फादर्स के गैमेट्स, ये दे बताया ना कि स्पर्म Y क्रोमोसोम कैरी करेगा या X क्रोमोसोम करेगा, तभी इससे होता है कि हाँ फीमेल होगा कि मेल होगा। तो इसके लिए लड़कियों को या ऑब्वियस सी बात है फीमेल को ब्लेम करना बहुत ही गलत है, क्योंकि जो फादर के जो स्पर्म में क्रोमोसोम्स कैरी कर रहे होंगे वो, ठीक है, स्पर्म जो भी क्रोमोसोम कैरी कर रहा होगा उससे पता लगेगा कि फीमेल बेबी होगी कि मेल बेबी होगा, ठीक है। तो इससे पता लगता है, इसके लिए लेडीज़ को ब्लेम करना, उनको इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराना, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज फादर प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। लड़कियों के पास में, या आप कह सकते हैं ना कि जो हमारी लेडीज़ हैं उनके पास तो XX क्रोमोसोम ही होता है, वो उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। जो डिफरेंट गैमेट्स होते हैं वो मेल के पास ही होते हैं, तो केवल ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि मेल बॉय होगा कि फीमेल बॉय होगा, ठीक है। तो इसके लिए
बिल्कुल भी ब्लेम करना लड़कियों को, दैट इज़ रॉन्ग। ओके, फिर इसके बाद है कि दस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म दैट फर्टिलाइजेज एन ओवम। तो इसका मतलब है ना वही चीज़ जो मैंने बताया कि इससे यही पता लगता है कि ये डिपेंड करता है ना, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड किस पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का स्पर्म जो है फर्टिलाइज कर रहा है ओवम के साथ। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस दैट अ मदर इज़ नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। ठीक है, मदर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती कि लड़की होगी कि लड़का होगा। ठीक है, अ सेक्स ऑफ अ क्रोमोसोम ऑफ फादर के केवल सेक्स क्रोमोसोम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि लड़की होगी कि लड़का होगा। ठीक है, एंड दीज आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। ठीक, अब पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि कुछ ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती चली जा रही है, तो बर्थ पे कंट्रोल करना भी मुश्किल, मतलब थोड़ा बर्थ पे कंट्रोल करना भी ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं हो कि बर्थ होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है, उसके लिए फिर हम लोग न्यूट्रिशन कहाँ से लाएंगे, खाना कहाँ से ला करके देंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ गई तो फिर हंगर रेट भी तो ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, लोग भूखे रहेंगे और कितना ज़्यादा पॉवर्टी फैल जाएगी पूरे इंडिया में। तो उसके लिए पॉपुलेशन ग्रोथ को एक तरीके से ना कि हमें बचा करके बर्थ को कंट्रोल करके रखना है। और कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, देयर आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ इन इंडिया। जैसे कैसे कि रिडक्शन ऑफ डेथ रेट, मतलब कि लोग मर कम रहे हैं लेकिन बर्थ ज़्यादा हो रहा है। मर कम रहे हैं इन द सेंस कि डेथ बहुत कम हो रही है, क्योंकि आजकल कई सारी चीज़ों के जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि अगर छोटा सा एक वो होता था ना कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता था, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और जो कॉलेरा वगैरह है, तो इसकी भी दवाइयाँ नहीं थी। ठीक है, तो लोग क्या होता था तो वो डेथ हो जाती थी उनकी। ठीक है, और अब क्या है कि सारी चीज़ों को डिस्कवरी की जा रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ठीक है, डिस्कवरी की जा रही है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, और सारी जितने भी डिजीज़ेज हैं उनका क्योर ढूंढा जा रहा है, तो जिससे कि जो रेट है रिडक्शन है डेथ रेट का, वो रिड्यूस है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। और डिज़ायर ऑफ सन्स, ठीक है, जो लोग सोचते हैं नहीं कि मुझे लड़के ही चाहिए, मुझे मेल बेबी ही चाहिए, मुझे मेल बेबी ही चाहिए, जिसकी वजह से वो 1 2 3, ठीक है, कभी कभार 4, ठीक है, 4 चाइल्ड बर्थ ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उनको, क्योंकि बार बार लड़की हो रही है तो उनको चाहिए कि लड़का हमको, तो फिर ये जो डिज़ायर ऑफ सन्स है इसकी वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। एंड द नेक्स्ट थिंग कि ट्रेडिशनल फेथ एंड इकोनॉमिक रीज़न एंड लैक ऑफ एजुकेशन। जैसे कि एक ट्रेडिशनल फेथ है कि नहीं, हमको मतलब किसी के यहाँ है कि हाँ कुछ ट्रेडिशनल रहता है कि नहीं 2 3 4 ऐसे होने चाहिए, 4 5 भी होने चाहिए। ठीक है, कुछ किसी के यहाँ कुछ इकोनॉमिक रीजंस भी होते हैं। ठीक है, वो इस चीज़ का नहीं सोचते हैं कि अच्छा इकोनॉमिक पे इस पे क्या असर पड़ेगा, और कुछ भी नहीं सोचते हैं। ठीक, और कुछ को मतलब कि कुछ लोग अनअवेयर है ना, कुछ लोग लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से कि इससे क्या प्रभाव हमारी कंट्री पर पड़ सकता है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उससे वो बिल्कुल भी अनअवेयर हैं। तो इसीलिए वो इस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कितना भी है हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करके रखना है। तो अब बर्थ कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है या लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। कि जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ फैमिली वेलफेयर सेंटर्स हैव बीन इस्टेब्लिश्ड, बहुत सारे फैमिली वेलफेयर सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं इंडिया में, जिनका मेन मोटिव है नॉलेज एंड एडवाइस ऑन मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। जिनका मेन पर्पस क्या होता है, एडवाइस करना और नॉलेज प्रोवाइड करना ताकि वो बर्थ कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर लैंड की दिक्कत आएगी, कहाँ लोग रहेंगे, खाने की दिक्कत आएगी, पेड़ कटेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, और अगर जंगल काटे गए, बार बार काटे गए, तो फिर लोगों को और भी दिक्कतें आ सकती हैं। और भी दिक्कतें मतलब कि फिर जानवर भी बाहर निकल करके आएंगे ना, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और ये टू कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसके लिए भी इनको समझाया जाता है। तो और लार्जर फैमिली अफेक्ट अस इंडिविजुअली एंड द नेशन एज अ होल। ठीक है,
अगर बड़ी फैमिली है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिविजुअली भी लोग इतनी बड़ी अगर आज के टाइम की अगर हम लोग करंट सिचुएशन की बात करें तो इतने, अगर मान लीजिए 10-15 लोग की फैमिली है, 20 लोग की फैमिली और अर्न करने वाला केवल 1 पर्सन है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है उसको अच्छी तरीके से फीड करना, ठीक है, अच्छे से खिलाना पिलाना, और दूसरी चीज़ कि उनको पढ़ाना लिखाना और अच्छे से परवरिश देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से नेशन भी पूरा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। विद एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, ये जो रिसोर्सेज हैं अर्थ के, ठीक है, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है ना, क्योंकि लोग ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे, मान लीजिए अगर लोग बढ़ेंगे तो लैंड चाहिए होगा ना, अभी मैंने बताया अगर लोग चाहिए तो डिफॉरेस्टेशन होगा, फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे, और मतलब लैंड एरिया बढ़ाना पड़ेगा, खाने के लिए भी उनको एग्रीकल्चर एरिया तो चाहिए ही ना, तो वो भी बढ़ाना पड़ेगा, तो घर बनाएंगे तो एग्रीकल्चर एरिया भी चला जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से हमको देखना है कि हमको इससे क्या है, हमारे अर्थ पे भी जो रिसोर्सेज है वो भी ख़त्म हो जाएंगे अगर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, ठीक है। फिर इसके बाद विद रिपीटेड प्रेगनेंसी द हेल्थ ऑफ अ मदर इज़ अफेक्टेड, और ये भी है मेन चीज़ कि ये इन चीज़ का भी अवेयर करना चाहिए, अगर बार बार प्रेगनेंसी हो रही है तो इससे मदर की हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। हर किसी की बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि उस चीज़ को बेयर कर सके, ठीक है। एंड द चाइल्ड ऑफ अ लार्ज फैमिली डू नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, अभी जो मैंने बताया एजुकेशन एंड अटेंशन फ्रॉम पेरेंट्स एट होम, वही चीज़ बताया कि अगर 10-15 लोग की फैमिली है और अर्न करने वाला केवल 1 पर्सन है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, दे विल नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, दे विल नॉट गेट प्रॉपर फूड एंड दे विल नॉट गेट एजुकेशन। फिर अवेयरनेस फैलती है, अनअवेयरनेस फैलेगी तो फिर लोग जागरूक नहीं होंगे, और फिर इसी तरीके से ये जो कंटिन्यूएशन है वो चेन बढ़ती चली जाएगी। एंड अटेंशन फ्रॉम द पेरेंट्स एट होम, अटेंशन भी उनको नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कीप द साइज ऑफ अ फैमिली स्मॉल, ठीक है, फैमिली की जो साइज़ है वो स्मॉल रखी जाए। छोटी फैमिली होगी तो अच्छी फैमिली होगी, हम ज़्यादा उनको अच्छे से परवरिश दे पाएंगे, प्रॉपर फूड दे पाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पाएंगे, एजुकेशन दे पाएंगे और उनको प्रॉपर अटेंशन दे पाएंगे, ठीक है। हेल्दी, ठीक है, कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी बाय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेज रेगुलरली। जस्ट लाइक के आजकल का अगर देखा जाए तो लोग बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल या कार पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक है, एक कदम भी पैदल चल के कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। आप रेगुलर उठिए, एक्सरसाइज कीजिए और थोड़ी देर वॉकिंग पे जाइए, नहीं हो तो आप साइकिलिंग कीजिए। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप साइकिल से स्कूल जाएं, और आप आएँ तो फिर अगर आप खेलते हो तो फिज़िकल गेम्स खेलो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने घर पे बैठ गए और फिर वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या मोबाइल गेम्स खेल रहे हैं, दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है, दैट विल बी रॉन्ग। तो आप फिज़िकल वर्क थोड़ा कीजिए ताकि आपकी बॉडी मेंटेन रहे, ओके। तो आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखिए उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ठीक है। तो जैसे अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड सेफ मदरहुड एंड हेल्दी प्रैक्टिसेस आर नेसेसरी टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर मान लीजिए कि हेल्दी बेबी चाहिए तो उसके लिए ज़रूरत है कि जो मदर हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, वो सेफ़ हो, और सबसे बड़ी बात कि हेल्दी चीज़ें उनके पास आनी चाहिए ना, हेल्दी चीज़ें, और मतलब टाइम टू टाइम योगा एंड ऑल, टाइम टू टाइम फिजिकल एक्सरसाइज एंड समटाइम्स मेंटली ऑल्सो वी हैव टू डू सम काउंसलिंग, ताकि वो फिजिकली और मेंटली भी फिट रहें, ठीक है। टू बी फेथफुल टू योर पार्टनर, हैविंग सेफ सेक्स एंड यूज़ कॉन्डोम्स, इन सब का यूज़ करना चाहिए। आर फ्यू ए साइंस फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट विनेरियल डिजीजेज, क्योंकि कुछ ऐसी डिसीज़ेज़ होती हैं जिसे हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ बोलते हैं, STD, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़। तो ये क्या है कि दीज आर द वेनेरियल डिजीज़ेज़ जो कि सेक्स टाइम पे होती हैं, ओके। सो उसके कुछ बीमारियों के नाम हैं, जस्ट लाइक HIV एंड एड्स, दिस इज़ ड्यू टू द STD, एंड syphilis and gonorrhea. These are some diseases which spread through sexually transmission, ठीक है। So we have to be careful about that, okay. So our next topic will be endocrine system. It means about the hormones, ठीक है, about the hormones, and this topic we will see in our next video, okay. So see you in the next video. Please don't forget to like, subscribe and share this video with your other friends also. I hope you all will like this. Thank you.